क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। आज हम चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। मैं आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं और आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपने अच्छे से उनको देखा होगा, अच्छे से आपने उनके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो स्कूल हैं वो बहुत कम टाइम में लगने वाले हैं। मतलब बहुत कम टाइम मिलेगा आपको कोर्स करने के लिए। तो उससे पहले आप जो भी आपकी छुट्टियां, इस छुट्टियों का फ़ायदा उठा लीजिए। अच्छे से आप एक बार कोर्स कर लीजिए साइंस का, मैथ का। फिर आपके 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो, आपके अच्छे नंबर आएंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अच्छे से नोट्स बनाना। ये आपका काम रहना चाहिए और अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में? चैप्टर नंबर 4 के बारे में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF वगैरह दे दी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। अच्छा, चौथे चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो क्या है? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। रक्त समूह है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। कहने का मतलब हमारा जो चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर चलने वाला है। 2 टॉपिक चलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में और एक पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। 2 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, प्रतिरक्षा और रक्त समूह है। अच्छा, कितने नंबर का है, कितने मार्क का है? तो अगर चर्चा करें कितने नंबर का है तो ये चैप्टर आएगा आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में और फिर पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। ये 2 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रतिरक्षा की। किसकी चर्चा करते हैं? प्रतिरक्षा की चर्चा करते हैं। भाई प्रतिरक्षा होती क्या है, प्रतिरक्षा होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा का सीधा साधा अर्थ है प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शरीर में रोगों का विरोध करने की क्षमता, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है? हमारी प्रतिरक्षा की परिभाषा है। हमारे शरीर में रोगों का विरोध करने की जो क्षमता पाई जाती है। भाई हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन रोगों का विरोध करने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में, वो क्या होती है? प्रतिरक्षा होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके छोटा मोटा बुखार हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो बुखार 1-2 दिन रहता है, उसके बाद सही हो जाता है। या फिर आप मतलब समझ सकते हो, आपके जुकाम हो जाता है, वो 1-2 दिन रहता है, उसके बाद सही हो जाता है। तो वो सही क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी प्रतिरक्षा पाई जाती है, ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जो उस रोग को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो उसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो शरीर के अंदर रोगों का विरोध करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरक्षा कहेंगे। ये तो इस प्रतिरक्षा की परिभाषा हो गई। अब अगली जो परिभाषा आपके चैप्टर में दे रखी है वो दे रखी है प्रतिरक्षा विज्ञान की। किसकी परिभाषा दे रखी है? प्रतिरक्षा विज्ञान की दे रखी है। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे प्रतिरक्षा विज्ञान।
प्रतिरक्षा विज्ञान। भाई प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहा जाता है, ये भी आपके चैप्टर में दे रखा है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहेंगे, यानी ऐसी विज्ञान या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रतिरक्षा का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विज्ञान यानी जीव विज्ञान या फिर विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र भी लगा सकते हैं इसको। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो ध्यान रखोगे, हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं, तो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं और उनसे संबंधित जो तंत्र होता है, उससे संबंधित जो अंग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, रोगाणुओं का विनाश करने के लिए रोगाणुओं का विनाश करने के लिए होने वाली क्रिया तथा इससे संबंधित अंगों को संयुक्त रूप से प्रतिरक्षा विज्ञान या प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको लिखवाई है कि रोगाणुओं का विनाश करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को खत्म करने के लिए जो क्रिया होती है, हमारे शरीर में रोगाणुओं को खत्म करने के लिए जो काम होता है, जो क्रिया होती है, वो क्रिया प्लस उससे संबंधित अंग, यानी वो क्रिया जो होती है ना, उस क्रिया में जो जो अंग काम आते हैं, उन अंगों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं का विनाश करने के लिए, भाई रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो काम होता है, जो क्रिया होती है, उस क्रिया को प्लस उससे संबंधित जो अंग होते हैं, उस क्रिया से संबंधित जो अंग होते हैं, उन अंगों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, रहेगी बात याद। अच्छा, इस तंत्र में कौन कौन से अंग काम आते हैं, अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि इनसे संबंधित अंगों को, भाई अंग कौन कौन से होते हैं वो भी तुम्हें पढ़ना है। तो आप याद रखोगे, इस तंत्र में मुख्यतः हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जैसे अस्थिमज्जा हो गया, लसिका प्रव हो गया, थाइमस हो गया, यकृत हो गया, ये बात आप याद रखोगे। इस तंत्र में मुख्यतः अस्थिमज्जा, थाइमस, यकृत का मतलब होता है लीवर, यकृत हो गया, अस्थिमज्जा, थाइमस, यकृत। इसी प्रकार से आप याद रखोगे लसिका प्रव भी एक प्रकार का अंग होता है, लसिका प्रव आदि अंग शामिल हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो मैंने तंत्र बताया है, कौन सा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। इस तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, इसमें अस्थिमज्जा शामिल होता है, इसमें थाइमस ग्रंथि शामिल होती है, इसमें यकृत ग्रंथि शामिल होती है और इसमें लसिका प्रव शामिल होता है। ये सभी जो अंग हैं ये किसके अंदर काम आते हैं, ये प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र में काम आते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रतिरक्षा तंत्र में ये अंग काम आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि ये बातें आपको, दोनों बातें समझ में आ गई होगी, प्रतिरक्षा क्या होती है और प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है। अगर समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान रखोगे कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की प्रतिरक्षा। भाई हमारा जो शरीर है उसमें 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, वो कौन कौन सी होती है वो हमें चर्चा करनी है।
हमारे शरीर में जो 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है वो कौन कौन सी होती है उसकी चर्चा करते हैं, है ना, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात लिखोगे कि हमारे शरीर में, ये बात लिखोगे कि शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधि पाई जाती है, विधि पाई जाती है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षा विधि पाई जाती है। कहने का मतलब हमारे शरीर में 2 प्रकार से रोगों से लड़ा जाता है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ना। भाई हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 2 प्रकार से क्या किया जाता है, रोगों से लड़ा जाता है। कहने का मतलब प्रतिरक्षा कितने प्रकार की विधि पाई जाती है, 2 प्रकार की। हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधि पाई जाती है। पहले का नाम है स्वाभाविक, पहले का क्या नाम है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, प्रतिरक्षा विधि। और दूसरी का नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। दूसरी का क्या नाम है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ये 2 प्रकार की हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, विधि पाई जाती है, प्रतिरक्षा विधि पाई जाती है। कहने का मतलब हमारा शरीर 2 प्रकार से क्या करता है, 2 प्रकार से इन रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार से रोगों से लड़ा जाता है। कहने का मतलब 2 प्रकार की विधि होती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब ये स्वाभाविक क्या है, उपार्जित क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा की परिभाषा मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा तंत्र या फिर प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधि पाई जाती है, एक है स्वाभाविक, एक है उपार्जित। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, स्वाभाविक के बारे में। किसके बारे में, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में। तो ध्यान से समझोगे, ये जो विधि है ये जन्मजात होती है। ये क्या होती है, जन्मजात होती है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ध्यान रखोगे, यह जन्मजात विधि है, जन्मजात विधि है, यह जन्मजात विधि है। याद रखोगे अच्छे से बात। इसका उपनाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसका उपनाम या फिर दूसरा नाम क्या है, इसे अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा विधि। याद रखोगे अच्छे से बात ये कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है ये अनिर्दिष्ट या फिर सामान्य प्रतिरक्षा विधि होती है। अनिर्दिष्ट का मतलब सामान्य ही होता है, अनिर्दिष्ट का मतलब क्या होता है, सामान्य। कहने का मतलब इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को हम सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे हम अनिर्दिष्ट भी कहते हैं। और ये क्या होती है, जन्मजात मिलती है। अब जन्मजात का मतलब जैसे बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो हमारे हो तो जाते हैं लेकिन ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, सभी में अपने आप रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, है ना। जो कम क्वालिटी के जो रोग होते हैं ना, मतलब जो हाई लेवल के रोग नहीं होते, यानी जो ज़्यादा संक्रमित रोग नहीं होते, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनका कारण क्या है, उनका कारण यही विधि है। यही विधि उन रोगों को क्या करती है, खत्म करती है। तो हमें जो जन्म से मिलती है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ साथ हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा आती है उस प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं, है ना। और ये जीवन भर क्या करती रहती है, हमारी रक्षा करती रहती है रोगों से, जीवन भर क्या करती रहती है, हमारे रोगों से रक्षा करती रहती है। लेकिन इस विधि के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये कोई ज़्यादा भयंकर काम नहीं करती लेकिन काम करती भी है। काम मतलब छोटे मोटे रोगों को खत्म करने का काम करती है। लेकिन ये विधि विशिष्ट प्रतिजन के प्रति विशिष्ट क्रिया नहीं करती, विशिष्ट प्रतिजन के प्रति विशिष्ट रक्षा प्रदान नहीं करती, ये इसकी कमी है। ये बात आप लिखोगे, यह विधि किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति विशिष्ट रूप से
विशिष्ट रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती या फिर प्रदान नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो विधि होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है ये जन्मजात होती है, इसका उपनाम मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो विधि होती है ये किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति, विशिष्ट रोगाणु का मतलब कोई मतलब बहुत खतरनाक, जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो ये कोरोना वायरस के प्रति क्या नहीं करेगी, ज़्यादा काम नहीं करेगी, इसमें दवाई चाहिए, है ना। जैसे और कोई रोगाणु हो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बहुत ज़्यादा हो, बहुत खतरनाक मतलब वायरस हो या फिर कोई रोगाणु हो, तो उसके प्रति ये अच्छे से काम नहीं करती है, ये अच्छे से काम नहीं करती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को अपनाना पड़ता है। ये विधि तो छोटे मोटे रोगों को मतलब खत्म करने में काम आती है, ठीक है, प्रदान नहीं करती। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे सामान्य प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य प्रतिरक्षा कहा जाता है, सामान्य प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है, ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसी विशेष रोगाणु के प्रति हमें विशेष मतलब प्रतिरक्षा नहीं देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं, मतलब सामान्य सा काम करती है ये, इसीलिए इसका क्या नाम है, सामान्य प्रतिरक्षा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सामान्य प्रतिरक्षा विधि के बारे में, ठीक है। अब इस विधि के लिए कौन कौन से कारक काम करते हैं, भाई इस विधि के लिए कौन कौन से मतलब कारक हैं जो काम करते हैं इस स्वाभाविक विधि को करने के लिए। भाई ये स्वाभाविक विधि होती क्या, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें ये पढ़ना है अब कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है इसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ये क्रिया स्वाभाविक प्रतिरक्षा की विधि को संपन्न करते हैं, मतलब इसको पूरा करने का काम किस किस अंग के द्वारा होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पढ़ना है कि ये जो प्रतिरक्षा होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, इसमें कौन कौन से कारक काम आते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारक काम आते हैं, इसके आवश्यक कारक, इसके हम क्या पढ़ेंगे, आवश्यक कारक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से कारक होते हैं, इसमें कौन कौन से कारक होते हैं जो इस क्रिया को संपन्न करते हैं, इस विधि को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है भौतिक कारक। सबसे पहला कारक कौन सा आता है, भौतिक कारक। सबसे पहला जो कारक आता है उसका नाम है भौतिक कारक, एक नंबर का नाम है भौतिक कारक, याद रहेगी अच्छे से। अब भौतिक कारक में कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं, है ना, जो इस भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में कौन कौन से अंग भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं, कौन कौन से अंग भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखोगे भौतिक कारक के रूप में एक तो त्वचा हो जाती है, हमारी त्वचा, है ना, हमारी त्वचा भी रोगों से लड़ती है, हमारी त्वचा भी क्या करती है, रोगों से लड़ती है, आई बात समझ में। तो त्वचा हो गई। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है नासिका छिद्र, त्वचा, नासिका छिद्र, है ना, त्वचा हो गई, नासिका छिद्र हो गया, वह श्लेष्मा ऊतक, वह श्लेष्मा उपकला, श्लेष्मा उपकला आदि आदि, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, ये सभी के सभी भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। किस विधि में, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में ये जो कारक होते हैं, ये कारक क्या करते हैं, ये कारक भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। त्वचा हो गया, नासिका छिद्र, हमारे नाक के छेद हो गए, श्लेष्मा उपकला हो गई, श्लेष्मा उपकला मतलब जो चिकना पदार्थ होता है ना, जो हमारे नाक से भी निकलता है ना, हमारे नाक से निकलता है चिकना पदार्थ, उसी को हम बोलते हैं श्लेष्मा उपकला। तो ये सभी के सभी भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, भौतिक कारक के रूप में काम करते हैं। तो ये बात आपको भौतिक कारक के रूप में याद रखनी है। दूसरा है रासायनिक कारक, दूसरा है रासायनिक कारक। अब हम चर्चा करते हैं रासायनिक कारक की भी, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो रासायनिक रूप से काम करते हैं, या रासायनिक कारक में कौन कौन से अंग शामिल हैं वो हमें पढ़ना है।
देखिए, सबसे पहले मैंने आपको स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि क्या है उसके बारे में बताया, जन्मजात है, इसके उपनाम बताए मैंने, ये किसी विशेष रोगाणु के प्रति विशेष क्रिया नहीं करती, ये बात बताई, इसलिए इसको सामान्य कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से कारक हैं। एक पहला है भौतिक कारक, भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं ये बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं रासायनिक कारक की। भाई रासायनिक कारक के अंदर कौन कौन से ऐसे मतलब पदार्थ हैं या ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो इसमें रासायनिक कारक के रूप में काम आते हैं। तो आप याद रखोगे, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, आमाशय में पाया जाने वाला, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल 1 नंबर। अच्छा ठीक है, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हो गया। आमाशय व योनि का जो अम्लीय वातावरण होता है वो हो गया। आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, अम्लीय वातावरण, आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आमाशय व योनि में का जो अम्लीय वातावरण होता है ये मैंने आपको बताया था। आमाशय में तो HCl पाया जाता है और योनि में भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये भी किसके रूप में काम करते हैं, रासायनिक कारक के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ जैसे लार हो गया, अश्रु हो गया, पसीना हो गया, लार हो गया, हमारे आंसू यानी अश्रु हो गया, पसीना हो गया आदि, ये सभी के सभी किसके रूप में काम करते हैं, ये सभी के सभी रासायनिक कारक के रूप में काम करते हैं। सभी के सभी किसके रूप में काम करते हैं, रासायनिक कारक के रूप में काम करते हैं। किसके अंदर, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर। किसके अंदर, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर ये सभी के सभी रासायनिक रूप से काम करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। भौतिक कारक करवा दिया, रासायनिक कारक करवा दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी सी, उसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमने 2 कारक पढ़ लिए, भौतिक कारक पढ़ लिया, रासायनिक कारक पढ़ लिया। अब इसमें जो तीसरा आता है, इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा का जो तीसरा कारक है वो है कोशिका अवरोधक। तीसरा क्या है, कोशिका अवरोधक, कोशिका अवरोधक, कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो रोग होने से बचाती हैं। ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में जो हमें रोग होने से बचाती हैं, रोगों से लड़ती हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है कोशिका अवरोधक। तो ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं या फिर वो रोगों से लड़ती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना अच्छे से कि जो कोशिका अवरोधक की अगर हम चर्चा करते हैं तो कोशिका अवरोधक में आता है एक तो हमारी भक्षकाणु क्रिया, है ना, जैसे मैक्रोफेज हो गई। कौन कौन सी कोशिका हो गई, मैक्रोफेज हो गई, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, मैक्रोफेज हो गई, मोनोसाइट हो गई, है ना। ये बातें हमने पढ़ी थी, शायद नहीं पढ़ी है, पढ़ लेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ ली थी ये सारी बातें जब मैंने आपको दूसरा चैप्टर करवाया था ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, तब मैंने आपको बताया था ये मैक्रोफेज, मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इसी प्रकार से प्राकृत मारक कोशिकाएं, प्राकृत मारक कोशिकाएं, प्राकृत मारक कोशिकाएं आदि, ये सभी के सभी किसके रूप में काम करते हैं, ये कोशिका अवरोधक के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, कोशिका अवरोधक के रूप में काम करते हैं। देखिए ये कोशिकाएं में जन्म से मिलती हैं, सभी के सभी। जब हम बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही साथ क्या हो जाती हैं, ये भी हमारे शरीर में आ जाती हैं और ये क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं, जिंदगी भर लड़ती हैं। इसलिए इनको कौन सी किसके अंदर रखा गया है, इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंदर रखा गया है। और किसके अंदर रखा गया है, कोशिका अवरोधक की श्रेणी में। ये कोशिका अवरोधक की श्रेणी में आती हैं क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं जो हमें रोगों से बचाती हैं, जो रोगों से लड़ती हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी अच्छे से, उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अब एक तो ये हो गया। अब 4 नंबर आपको ध्यान रखना है, एक तो जवर व सूजन। जवर व सूजन भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में काम करता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में काम करता है, प्रतिरक्षा के रूप में काम करता है, काम करता है। इस बात को समझोगे कैसे करता है कि वो जो जबर होता है, जबर का मतलब बुखार, जबर का मतलब बुखार, और सूजन का मतलब आप समझते हैं कोई चोट लग जाती है उसके बाद वहाँ सूजन आ जाती है।
तो ये जो सूजन आती है, ये जो बुखार होती है, ये भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं। जैसे हमारे बुखार होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पता लग जाता है हमारे कोई ना कोई रोग हो गया। अगर मान लो हमारे शरीर में कोई जीवाणु चला भी गया और वो कोई काम नहीं करे, मतलब हमारे शरीर में रोग तो पैदा करता रहे लेकिन हमें पता नहीं चले, तो व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाएगा ना। लेकिन कोई जीवाणु अंदर गया, जाती हमारे क्या हो गई, बुखार हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये एक हमें पता लगाने का काम करवाती है, भी आप महसूस करवाती है भी आपके कोई ना कोई रोग हो गया। तो बुखार को किसकी श्रेणी में रखा गया है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से सूजन, हमारे कहीं पर सूजन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भी यहाँ पर कोई दिक्कत हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सूजन आना, जबर यानी बुखार आना, ये सभी के सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, ये सभी के सभी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की श्रेणी में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया प्रतिरक्षा क्या होती है, उसके बाद मैंने पढ़ाया प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, उसके बाद मैंने पढ़ाया कि हमारी कितनी प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती हैं, 2, एक स्वाभाविक एक उपार्जित। मैंने स्वाभाविक के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब बात आती है किसकी, उपार्जित की। किसकी बात आती है, उपार्जित विधि की बात आती है, और उपार्जित विधि के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अब बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप अपने कमेंट भी कर सकते हो, आप अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हो, हम आपका अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को फॉलो करना, जिससे कि आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहें और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।